हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 एनसीईआरटी विज्ञान विषय को, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पदार्थों का पृथक्करण, यानी कौन कौन से पदार्थ हैं, उनको कैसे कैसे आप अलग करते हैं, ये सब का हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। आज का हमारा टाइटल होगा पदार्थों का पृथक्करण। लिखते चलिएगा, और जो कि बहुत ही उपयोगी है बच्चों के लिए। देखिए, दैनिक जीवन में आप लोग कई प्रकार के वस्तुओं को देखते होंगे और उनको पृथक भी करते होंगे। पृथक करने का अर्थ ये होता है कि उनको अलग करना, उनके गुणों के आधार पर, उनके अवस्था के आधार पर उनको कैसे कैसे हम सेपरेट करते हैं। देखते हैं, जैसे आप लोग घर पे देखते होंगे चाय बनती है, चाय में से चाय पत्ती को अलग करने के लिए क्या करते हैं आप ये करते हैं कि चाय पत्ती को क्या करते हैं, उसको छन्नी के द्वारा छानते हैं, जिससे में कि चाय पत्ती को अलग कर लेते हैं और चाय को अलग कर लेते हैं। ये हो गया। और घर पे देखते होंगे आप लोग, कभी भोजन करते हैं, उसमें से पोहा वगैरह खाते हैं, तो देखते होंगे जब मिर्च के टुकड़े आ जाते हैं तो उसको भी अलग करते हैं। घरों में देखते होंगे कि चावल हो गया, जब किचन में खाना बनता है, चावल बनाना होता है, तो क्या करते हैं, उसको कैसे अलग करते हैं। इसको अलग करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, उसके जिसमें अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, यानी जो अनुपयोगी होते हैं, उनको बीन कर या छान करके अलग करते हैं। पहली बात हम समझते हैं पृथक्करण क्या होता है। पृथक्करण, इसको लिख लीजिए। अब कोई पूछता है पृथक्करण किसे कहते हैं, तो पृथक्करण क्या होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मिश्रण से, देखिए, मिश्रण से उनके अवयवों को पृथक करना क्या पृथक्करण कहलाता, पृथक्करण कहलाता है। ठीक बच्चों, देखिए, कोई आप मिश्रण लेते हैं, उनमें कौन कौन से अवयव हैं, उनको अगर अलग करते हैं, वही प्रक्रिया जो होती है, जो अलग करने की प्रक्रिया होती है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, पृथक्करण। देखते हैं हम लोग पृथक्करण कितनी विधियाँ होती है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि साथ में नोट करते चलेंगे तो वो भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा और आपका भी नोट्स बनता चलेगा। बच्चों, इसको नोट करते चलो। क्या, चलिए देखिए, हम कुछ और लिखाते हैं। पृथक्करण की विधियाँ कितनी होती हैं। पृथक्करण की विधियाँ, हेडिंग डालिए, पृथक्करण की विधियाँ। पृथक्करण की विधियाँ। अब देखिए, पृथक्करण की कई विधियाँ होती हैं, पदार्थ की अवस्था के आधार पर उनको अलग अलग विधियों से हम पृथक करते हैं। तो आप लोग सबसे पहले देखते होंगे हस्त चयन, जैसे देखते होंगे कि क्या करते हैं कि उसका हस्त चयन करते हो। हस्त चयन क्या होता है, पहले लिखिए, हस्त चयन। हस्त चयन, अब देखिए हस्त चयन क्या है, देखते हैं। जैसे घरों में देखिए, कोई अनाज होता है, उसको हाथ से, उसमें जो कंकड़ पत्थर होते हैं उनको अलग करते हैं, वह हस्त चयन कहलाता है। हस्त चयन जैसे बीनना होता है, उसको बीन करके हम अलग कर लेते हैं। और फिर दूसरा देखते हैं हम लोग थ्रेसिंग। दूसरी विधि हमारी क्या है, थ्रेसिंग। अब थ्रेसिंग क्या है, ये मशीन से होता है, मशीन द्वारा देखते हैं कि जब किसान खेतों से अनाज को क्या करता है, उसकी
मड़ाई करता है तो किससे करता है? थ्रेशर से। थ्रेशर में देखते होंगे आप भूसा जो है अलग हो जाता है और अनाज अलग हो जाता है। जिसके अनाज के जो डंठल होते हैं छोटे छोटे पार्ट में क्या होते हैं? टूट जाते हैं और टूट कर क्या होते हैं? वो अलग हो जाते हैं। जिससे कि वो पंखा जो चलता है उससे क्या होता है? उसको दूर गिराता है और अनाज को नीचे। अच्छा, नीचे भी देखिए एक झरने जैसा संरचना बना होता है जो क्या करता है? अनाज को फिल्टर करता है। उसमें भी अगर छोटे बड़े अनाज हैं, कंकड़ पत्थर हैं, उसको क्या कर लेता है? अलग कर लेता है। तो अब अच्छा हम ये देखते हैं, ये देखिए अगला चालन। तीसरा जो है चालन। अब चालन में क्या होता है? चालन में ये होता है, जैसे आप लोग घर में देखते होंगे मम्मी हैं रोटी बनाती हैं, क्या करती हैं? आटे को चालती हैं, किससे? चलने से। उसमें देखते होंगे जाली लगी रहती है। जाली कैसी होती है? जो अनाज के जो आटा होता है उसको नीचे गिरा देता है और फिर क्या करता है? जो उसमें अवशिष्ट होते हैं या चाहे उसमें भूसी होती है, जो चोकर होते हैं, कंकड़ पत्थर होते हैं, उसको क्या करता है? अलग कर लेता है। जो हो गया चालन हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं चौथा हो गया अवसादन या निस्यंदन। अवसादन या निस्यंदन। अभी देखते हैं कभी कभी मिश्रण अवयवों का निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा उनको जो क्या करते हैं? पृथक करना संभव नहीं होता है। जिसमें जैसे कि धूल मिट्टी के कण जो होते हैं ये हल्के कण हो सकते हैं। फिर क्या करते हैं? पकाने से पहले इसको हम क्या करते हैं? अशुद्धियों को कैसे पृथक करते हैं इसको देखते हैं। इसको पृथक करने के लिए क्या करते हैं? पहले हम क्या करते हैं? इसको धोया जाता है। देखते होंगे ना, जैसे दाल हुआ, चावल हुआ, उसमें अशुद्धियाँ हैं। अगर उसको हम जैसे फट कर, भीन कर या हवा के द्वारा उसको पुसा करके भी नहीं अलग कर पाते तो उसमें कुछ अशुद्धियाँ होती है, उसको दूसरी विधि से अलग करते हैं। इसको धूल के कण होते हैं। जैसे क्या करते हैं? अब इसमें देखते हैं कि जो जल, जब इसको पदार्थ को, जैसे चावल है या दाल है, इसको जब जल में ले जाते हैं तो देखते हैं भारी अवयव जो जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो तल में बैठ जाते हैं और जो हल्के होते हैं क्या होते हैं? तल से ऊपर आ जाते हैं। देखते होंगे पानी के ऊपर की सतह पर क्या करते हैं? तैरने लगते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं? अच्छा, इसी जो ये भारी तल जो होते हैं, भारी जो अवयव होते हैं पानी में जो बैठते हैं, ये क्या कहलाती है? अवसादन कहलाता है। क्या कहता है? अवसादन कहलाता है। अच्छा, बिना हिलाए हम जल को क्या करते हैं? मिट्टी से, जो उसमें होता पानी में जो मिट्टी होता है, बिना हिलाए हम धीरे से उसको क्या करते हैं? अलग कर लेते हैं हम। तो यही क्या हो जाता है? निस्तारण कहलाता है। अवसादन या निस्तारण या निस्यंदन जो होता है, इसी से निस्तारण होता है। अब देखते हैं दूसरा हम। अच्छा, इसको इतना लिख लिए। अच्छा, देखते होंगे आप लोग और भी पृथक्करण की विधियाँ होती हैं। फटकना, फटकते हैं, सूप का प्रयोग किए होंगे। ओसाना देखे होंगे। ओसाते हैं कैसे? किसान जो होता है खेतों से अनाज को लेके आता है तो उसको क्या करता है? उसमें जो भूसे होते हैं, अनाज के डंठल होते हैं, उसको कैसे अलग करता है? उसको अलग करने के लिए पंखा लेता है। पंखे के सामने अनाज को टोकरी में ले करके उसको क्या करता है? गिराता है। जिससे जो डंठल होते हैं अनाज के, वो क्या होते हैं? उड़ करके दूर जाकर गिरते हैं और अनाज जो होता है वहीं पास में ही गिर जाता है। अच्छा, फटकना क्या होता है? जैसे घर पे देखिए महिलाएं होती हैं, वो सूप के द्वारा अनाज को अलग करते हैं। जैसे अनाज में चावल हो गया, गेहूँ हो गया, मटर हो गया, चना, कुछ भी कोई भी अनाज होता है उसको फटक करके अलग करते हैं। जिससे उसमें जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, कण होते हैं, उसको उसी विधि से अलग करते हैं। कैसे? सूप के द्वारा फटक करके। ये सब हमारे जो पदार्थों के पृथक्करण। अच्छा, एक चीज़ और देखते होंगे आप लोग, यहाँ ध्यान दीजिएगा। पांचवा जो है चुंबकीय पृथक्करण। चुंबकीय पृथक्करण। अच्छा, चुंबकीय पृथक्करण क्या होता है? चुंबकीय पृथक्करण को देखते होंगे आप लोग। जैसे लकड़ी के बुरादा ले लीजिए और उसमें अगर लोहे के टुकड़े हैं तो उसको कैसे पृथक करते हैं? चुंबक के द्वारा। जैसे कि उस मिश्रण को चुंबक पर गिराते हैं
और चुंबक क्या करता है, लोहे को अपनी तरफ चिपका लेता है, यानी लोहे का जो कण होता है उसमें क्या करता है, चुंबक में चिपक जाता है। और चुंबक में चिपक जाता है और फिर जो लौह कण नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। आप देखते होंगे अनाज के जैसे आटे वाली मिल होती है, उसमें जो गेहूँ जाता है पीसने के लिए, आटा बनने के लिए, उसका सबसे पहले क्या करते हैं, उसको धुलाई होती है, उसके बाद उसको सुखाते हैं, फिर उसके बाद वहाँ मशीन में मैग्नेट लगे रहते हैं जो करते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए अनाज में लोहे के कण चले गए हैं तो वो कैसे पृथक करोगे, उनको पृथक करने के लिए उसके जो मुख होते हैं, मुख से जिस मुख से अनाज गिरता है वहाँ पर मैग्नेट लगे रहते हैं, जो लोहे के कण यदि हैं उसमें तो क्या करते हैं, उसमें वह चिपक जाते हैं। इस तरह चुंबकीय पृथक्करण का प्रयोग करते हैं। और फिर देखिए वाष्पन, आप देखे होंगे वाष्पन। वाष्पन क्या होता है, जैसे द्रव में मान लीजिए नमक मिला हुआ है, अब इसको कैसे अलग करोगे, द्रव से नमक को। देखते हैं क्या करते हैं, पानी को गर्म इतना करते हैं कि वह वाष्प रूप में परिवर्तित हो जाता है और धीरे धीरे वाष्प रूप में वो बाहर वायुमंडल में मिल जाता है। फिर लास्ट में क्या बचता है, नमक बचता है। आप लोग देखते होंगे जो समुद्रों के किनारे नमक जो उत्पादन किया जाता है नमक का, कैसे किया जाता है, उसमें जैसे समुद्र है मान लीजिए, यहाँ छोटी छोटी क्या करते हैं, क्यारियाँ बना लेते हैं, इसमें मान लीजिए नमक है सब, तो इसका क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, जो इसमें जल है इसका क्या होगा, वाष्पन होगा। जब यह वाष्पीकृत हो जाता है तो क्या बचते हैं वहाँ पर, लवण बचते हैं, यानी नमक बचते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं वाष्पन हो गया। और फिर आसवन का भी नाम सुने होंगे आप लोग, ऊर्ध्वपातन, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ऊर्ध्वपातन क्या होता है। अब देखिए एक विधि होती है ऊर्ध्वपातन, कितना इसको नोट कर लो, हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि 7वां ऊर्ध्वपातन। अच्छा, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, यानी सब्लिमेशन। देखते होंगे जब दो ठोस होते हैं, क्या करते हैं, जब दो ठोस होते हैं उन ठोस को कैसे अलग करते हो, जैसे ले लेते हैं कि उनको गर्म करते हैं, किस रूप में, बिना द्रव के रूप में बदले सीधे किस में बदल जाते हैं, गैसीय रूप में। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। जैसे जब कोई पदार्थ बिना द्रव के रूप में बदले ही क्या हो जाता है, गैसीय रूप में आ जाता है, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है, सब्लिमेशन कहलाता है। आप देख लीजिए जैसे आप नेपथलीन लीजिए और यानी कपूर ले लीजिए, इन सबको कैसे अलग करते हैं, और नमक का ले लीजिए, जैसे यहाँ लिख लीजिए कपूर ले लीजिए और प्लस नमक का मिश्रण ले लीजिए। इसको अगर हमको कपूर को नमक से अलग करना तो क्या करते हैं, इसी ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा हम अलग करते हैं। जैसे कोई बर्तन ले लेते हैं, उसमें दोनों का मिश्रण रहता है, जब उसको गर्म करते हैं नमक तली पर रह जाता है, लेकिन जो कपूर होता है क्या कहते हैं, गैसीय रूप में बदल कर, द्रव रूप में नहीं, सीधे गैसीय रूप में बदल करके जाकर के ऊपर इकट्ठा होता है, वहाँ जम जाता है, तो दोनों सेपरेट हो जाते हैं। यही प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अच्छा, आप देखते होंगे भी जैसे कोई कीप ले लीजिए, ऐसे है, यहाँ पर जिसमें पदार्थ है यहाँ पर रुई लगा दीजिए और यहाँ पर नमक और कपूर का मिश्रण, देखते हैं कुछ देर बाद जाकर जो रुई भीगी रहती है उसमें जाकर के चारों तरफ क्या होता है, कपूर जम जाता है। यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तो हम लोग क्या जानते हैं, जैसे कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही कोई ठोस, जैसे कोई ठोस है अगर हम उसको गर्म कर रहे हैं, बिना द्रव अवस्था में बदले ही सीधे किस रूप में बदल जा रही है, गैस के रूप में, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं। चलिए हम एक एक का बताते हैं ऊर्ध्वपातन क्या होता है। ये तो सब ठीक, क्या करती हैं, पृथक्करण की विधियाँ, जो पदार्थ होते हैं उनका पृथक्करण कैसे किया जाता है, उनकी विधियाँ होती हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग यही डालिए ऊर्ध्व
पातन, सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन क्या है? ऊर्ध्वपातन लिखिए, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे किस रूप में? गैस रूप में, सीधे गैस में परिवर्तित होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अब देखो, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, यानी वह द्रव में नहीं बदलेगा कोई ठोस, सीधे किस में बदलेगा? गैस में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? सीधे गैस में बदल जाएगा। जब वह गैस में बदल जाएगा तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। अच्छा, इसमें किसके किसके जैसे नमक और कपूर के मिश्रण को अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। देखो, ये ऊर्ध्वपातन विधि का कहाँ पर प्रयोग करते हैं? जैसे नमक हुआ या कपूर हुआ, इनका अगर मिश्रण है, इनको क्या करते हैं? ऊर्ध्वपातन के द्वारा हम अलग कर लेते हैं, यानी कपूर से नमक को अलग कर लेते हैं हम। और फिर ध्यान दीजिए, अब घरों में देखते होंगे कि क्रीम कैसे अलग किया जाता है, उसको आप केंद्रण विधि से देखते होंगे। मथनी होती है, उसको क्या करते हैं? उसको डलाते हैं तो देखते हैं उसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जिसमें सेंट्रीफ्यूगल क्या करते हैं, वो जो क्रीम होता है ऊपर आ जाता है और फिर जो दूध रहता है नीचे हो जाता है। तो ये भी एक पृथक्करण की विधियाँ हैं, जबकि दैनिक जीवन में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अच्छा, छान करके भी अलग करते हैं। पहले के समय में लोग क्या करते थे? पानी को, जैसे इतना तो आज के टाइम में जो व्यवस्था है, आप लोग आरओ का पानी पी लेते हैं, बिस्लेरी पी लेते हैं, लेकिन पहले इतनी सुविधा पानी पीने की नहीं थी। क्या करते थे लोग? जंगलों में रहते थे और तालाबों और नदियों का पानी पीते थे। तो उसके लिए क्या करते थे? पानी को छान करके पीते थे। तो उसको छानने के लिए क्या करते थे? एक कपड़े का प्रयोग करते थे। कपड़े से पानी को छान लेते थे, गिलास में रखते थे, उसके बाद उसको पीते थे, तो जल इस तरह शुद्ध रहते थे। और फिर आप केंद्रण देखे होंगे, इसको लिख लीजिए, मैं इसको नोट करते चलो। आप केंद्रण देखते होंगे, घरों में मथनी होती है, क्या करते हो? मक्खन को फेंटने का कार्य करते हैं। और देखते हैं कि छाछ को जैसे डेयरी वाला जो होता है क्या करता है, उसमें जो होता है मथनी से उसको दूध को फेंटते हैं, तो देखते हैं कि मक्खन अलग हो जाता है। फिर उसके बाद दूध में जो चिकनाई होती है, देखिए आप कभी भी दूध भी लीजिए, देखते होंगे उसमें जो चिकना होता है वह ऊपर आ जाता है, यानी फैट जो होते हैं ऊपर आते हैं। जो क्रीम होती है, मलाई, वैसे आप देखते होंगे कि तेल और पानी के मिश्रण को भी अलग करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं?
कि उसमें पानी और तेल को एक साथ मिला लेते हैं, तो देखते हैं कि पानी का जो क्या होता है, वो जो होता है पानी भारी होता है, वह नीचे बैठ जाता है, और तेल जो होता है हल्का होता है, इसलिए पानी के सतह पे आ जाता है। तो दोनों क्या होते हैं, उनको अलग कर लेते हैं इस तरह से। उसी तरह से देखते हैं क्या कि आप दूध से क्रीम को निकालते हैं। और फिर ध्यान दीजिए, वाष्पन विधि तो हो गया, ऊर्ध्वपातन विधि हो गया। अब आ जाइए वाष्पन विधि। देखिए, वाष्पन विधि क्या होती है। अच्छा, अब केंद्रण तो हो ही गया। अब केंद्रण विधि हो ही गया। जैसे इस विधि द्वारा क्या करते हैं, इस विधि द्वारा दूध से क्रीम को अलग करते हैं, इससे अब केंद्रण विधि द्वारा। अब फिर आते हैं दूसरा जो और विधि है, वाष्पन विधि द्वारा। वाष्पन, अभी हमने बताया था कि जो जल होता है उसको वाष्प के रूप में परिवर्तित करके उसको अलग करते हैं। अच्छा, कोई पूछता है कि वाष्पन किसे कहते हैं, तो लिख लीजिए वाष्पन क्या होता है। वाष्पन किसी द्रव का वाष्प के रूप में परिवर्तित होना। वाष्पन कहलाता है। देखिए, जैसे कोई द्रव है, किसके रूप में परिवर्तित हो रहा, वाष्प रूप में। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पन कहलाता है। तथा यह क्रिया, लिखिएगा, हाँ, यह क्रिया वाष्पीकरण कहलाता है। यानी जब द्रव वाष्प के रूप में परिवर्तित होगा तो वाष्पन कहलाएगा, लेकिन जो एक फंक्शन होगा वह क्या कहलाएगा, वाष्प। तथा यह क्रिया वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, इसको इतना नोट कर लो। ये हो गया। आ जाइए आसवन, इतना नोट कर लीजिए। अब केंद्रण हो गया, आसवन हो गया। अब आ जाइए आसवन, डिस्टिलेशन बता रहे हैं। आसवन, आसवन क्या होता है, आप लोग सोचते होंगे, जैसे किसी विलयन से, लिख लो पहले, किसी विलयन से वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव, क्या कहते हैं, किसी विलयन से वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त करने की
करने की विधि को आसवन कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे विधि या प्रक्रिया कुछ भी लिख सकते हैं, उसको प्रक्रिया भी लिख लीजिएगा, नहीं तो समझ ना पाओ। देखो, किसी विलयन से वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसवन कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, जैसे आप एक धातु का प्लेट लीजिए और जिस पर कुछ बर्फ़ रख लीजिए। क्या करिए? बर्फ़ रखिए और प्लेट को केतली होती है ना, उसकी जो टोटी होती है उसके सामने ठीक ऊपर पकड़िए ले जा करके, फिर और केतली क्या करते हैं? गर्म कीजिए। गर्म करने पर जो केतली होता है क्या होता है? पूरा पानी जो होता है किस में बदल जाता है? भाप में बदल जाता है ना। केतली का जो पानी होता है केतली में, वो भाप में बदलता है। कि जब भाप किससे टकराती है? बर्फ़ से, तो ठंडी होकर क्या बदलती है? जल बनती है। और वह जल क्या करते हैं? अगर गिलास रखे हैं नीचे तो उस गिलास में वह गिर जाती है। यही प्रक्रिया क्या हो जाती है? आसवन कहलाता है, डिस्टिलेशन। यहाँ आप लिख लीजिए क्या है? डिस्टिलेशन। आसुत जल भी देखे होंगे आप लोग, जो होता है इंजेक्शन के साथ प्रयोग करते हैं, या कोई दवा बनाते हैं, सिरप बनाते हैं बच्चों को पीने के लिए, वो भी डिस्टिल वाटर रहता है। तो हम लोगों ने पदार्थों के पृथक्करण के बारे में पढ़ा। अच्छा, अभी देखिए रंगों का पृथक्करण कैसे करते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। इसको लिख लो। लिखिएगा क्रोमैटोग्राफी। अब देखिए क्रोमैटोग्राफी क्या होता है, अब खुद सोचिए क्रोमैटोग्राफी क्या होता है। क्रोमैटोग्राफी, इससे हम क्या करते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं, कैसे हम पता कर सकते हैं कोई रंग किन रंगों से मिलकर बना हुआ, इससे पृथक करते हैं। तो लिखिएगा, इस विधि का प्रयोग रंगों के पृथक्करण में करते हैं। देखिए क्रोमैटोग्राफी का प्रयोग कहाँ करते हैं? रंगों को अलग करने के लिए, कौन सा रंग कैसे बना है। जैसे आप ले लीजिए, मान लीजिए कोई ये थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए हमारी प्लेट है, इसमें एक चाक ले लीजिएगा। अब चाक में क्या करना है? यहाँ पर इसे पानी, मान लीजिए यहाँ तक पानी है, यहाँ भरा, इसके थोड़ा ऊपर पानी में न छूने पाए जो रंग का, चाहे ब्लैक स्केच से एक निशान लगा लीजिए। इसके बाद यहाँ इसको पानी में रख लीजिए। देखते हैं धीरे धीरे जो ये रंग हैं, ऐसे ऐसे धीरे धीरे क्या होते हैं? इसे धीरे धीरे रंग चढ़ने लगते हैं, और जितने कलर के होते हैं सब क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं थोड़ा। फिर उसके बाद जो चाक है क्या करता है? ये जो चाक रखे हैं ना, अगर जल में रखे हैं तो क्या करता है? सोखता है। जब सोखता है तो रंग क्या होते हैं? अलग अलग सेपरेट होने लगते हैं। आप इसको घर पे अपने प्रयोग करके देख सकते हैं। और फिर देखते हैं चाक है जो ऐसा, इस पर कई रंगों की पट्टी ऐसे बनने लगती हैं। यह विधि जो होती है, रंगों को पृथक करने की विधि होती है, क्या होती है? क्रोमैटोग्राफी कहलाती है। तो इस तरह से, अच्छा चुंबकीय पृथक्करण हमने बता दिया। इस तरह से हम पदार्थों का पृथक्करण कर सकते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग करके कौन से पदार्थ कैसे हैं उनको अलग करना है, तो हम इन विधियों के प्रयोग से पदार्थों का पृथक्करण कर सकते हैं। ठीक बच्चों, आज के लिए इतना ही क्लास। इसके बाद हम अगली कक्षा में
अगले टॉपिक को लेकर फिर मिलते हैं।